हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एचपी टेट साइकोलॉजी की प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हैं और ये इस सीरीज़ की हमारी फर्स्ट वीडियो होगी। इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि साइकोलॉजी क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ और साथ में हम डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए अब बिना किसी देरी से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइकोलॉजी की। तो हमें पता है कि जो साइकोलॉजी है ये ह्यूमन वेलबींग के साथ जुड़ी है। इसमें हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरे क्या सोच रहे हैं और साथ में हम उनके बिहेवियर को समझने की ट्राई करते हैं। इन शॉर्ट यदि मैं कहूँ तो जो साइकोलॉजी है इसमें हम माइंड को, ह्यूमन बिहेवियर को और उनके एक्सपीरियंसेस को स्टडी करते हैं और इन्हें स्टडी करने के लिए हम कुछ मेथड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हो जाती है कि साइकोलॉजी क्या करती है और वो कैसे करती है। मतलब कि जो साइकोलॉजी है वो मेंटल प्रोसेसेस, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और उनके बिहेवियर को स्टडी करती है और इन्हें वो यानी कि इन चीज़ों को वो कुछ मेथड के थ्रू स्टडी करती है। ये जो मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल की साइकोलॉजी में किया जाता है, इनके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी की। तो जो साइकोलॉजी शब्द है यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइकी और लोगस से मिलकर बना है। जो साइकी शब्द है इसका अर्थ होता है सोल यानी कि आत्मा और जो लोगस है इसका अर्थ होता है स्टडी यानी कि अध्ययन। तो मतलब कि जो साइकोलॉजी शब्द है इसका अर्थ होता है स्टडी ऑफ सोल यानी कि आत्मा का अध्ययन। तो यदि हम इसके लिटरल मीनिंग की बात करें कि साइकोलॉजी का लिटरल मीनिंग क्या है, तो इसका लिटरल मीनिंग होता है स्टडी ऑफ सोल यानी कि आत्मा का अध्ययन। लेकिन समय के साथ साथ जो साइकी वर्ड है इसके अर्थ में चेंजेस देखे गए क्योंकि इसके अर्थ को अलग अलग शब्दों के साथ जोड़ा गया। सबसे पहले इसे आत्मा के साथ, फिर इसे मन के साथ और बाद में इसे चेतना के साथ जोड़ा गया, जिस वजह से जो साइकोलॉजी शब्द है इसके अर्थ में और इसकी जो परिभाषा है उसमें चेंज आते रहे। तो अब हम उन्हीं चेंजेस के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि साइकोलॉजी कैसे डेवलप हुई और आज हम इसे कैसे साइंस ऑफ बिहेवियर के रूप में जानते हैं। यदि हम आज की बात करें तो आज हम साइकोलॉजी को एक सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में स्टडी करते हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। शुरुआती दिनों में जो साइकोलॉजी थी इसे हम फिलॉसफी के अंडर स्टडी करते थे। मतलब कि उन दिनों जो साइकोलॉजी थी ये फिलॉसफी की ब्रांच के रूप में स्टडी की जाती थी। बहुत से ग्रीक फिलोसोफर जैसे कि आपके प्लेटो हो गए, एरिस्टोटल हो गए, उन्होंने साइकोलॉजी को एज स्टडी ऑफ सोल के रूप में डिफाइन किया। मतलब कि इन्होंने मनोविज्ञान को सोल के अध्ययन यानी आत्मा के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। अब जो आत्मा है हम उसे देख नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसे टच नहीं कर सकते। तो इस वजह से क्या हुआ, समय के साथ साथ ये जो डेफिनेशन थी इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अराइज हुए। जैसे कि आत्मा क्या है, कहाँ रहती है, कैसे दिखती है, हम इसे कैसे स्टडी करें। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हुए। तो उस वजह से क्या हुआ कि ये जो डेफिनेशन थी साइकोलॉजी की कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का अध्ययन है, ये जो डेफिनेशन थी ये रिजेक्ट कर दी गई। इसके बाद अब साइकोलॉजी को माइंड यानी मन के साथ जोड़ा जाने लगा। अब यह कहा जाने लगा कि जो साइकोलॉजी यानी जो मनोविज्ञान है वो मन का अध्ययन है यानी मन का विज्ञान है। लेकिन सोल की तरह मन पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अराइज हुए। तो सिमिलरली ये वाली जो डेफिनेशन थी ये भी रिजेक्ट कर दी गई। इसके बाद अब साइकोलॉजी को कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ा जाने लगा। अब बहुत से साइकोलॉजिस्ट जैसे कि आपके विलियम जेम्स हो गए, विलियम वुंट हो गए, इन सभी ने साइकोलॉजी को कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ा। इन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी है वो कॉन्शियसनेस का विज्ञान है यानी कि चेतना का विज्ञान है। यहाँ पर कॉन्शियसनेस से उनका मतलब अवेयरनेस से था। अब यहाँ पर सिर्फ हम
कॉन्शियस एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब कि कॉन्शियस बिहेवियर को स्टडी करने की बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो अनकॉन्शियस बिहेवियर है और जो सब कॉन्शियस बिहेवियर है उसको यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। तो आगे चलकर सिगमंड फ्रॉइड द्वारा इसका ऑब्जेक्शन किया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी ह्यूमन का जो कंप्लीट बिहेवियर होता है, मतलब कि उसका जो संपूर्ण व्यवहार होता है, उसका केवल 10% ही क्या है, वो कॉन्शियस बिहेवियर होता है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम सिर्फ एक छोटे से एस्पेक्ट को ही स्टडी कर रहे हैं। तो इससे क्या है, हम जो स्टडी यानी जो अध्ययन का जो एरिया है इसको क्या है, लिमिटेड बना रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी आलोचनाएं रही जिस वजह से ये जो डेफिनेशन थी इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब इसके बाद लगभग 20th सेंचुरी में जो साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने साइकोलॉजी को एज साइंस ऑफ बिहेवियर के रूप में डिफाइन किया। मतलब कि जो साइकोलॉजी है ये हमें हमारे बिहेवियर के बारे में बताती है। और जो बिहेवियर है इसमें क्या है, सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। मतलब कि जो भी एक्सटर्नल इंटरनल बिहेवियर हैं, कॉन्शियस और जो भी अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस बिहेवियर हैं, ये सारे उसमें आ जाते हैं। और जो बिहेवियर है हम उसे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो अब क्या है, साइकोलॉजी को साइंस ऑफ बिहेवियर के रूप में डिफाइन किया जाता है और इसी डेफिनेशन को हम एक्सेप्ट करते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी की। तो 1879 में जर्मनी के लेप्जिग में साइकोलॉजी की फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी को एस्टेब्लिश किया गया। और ये जो लेबोरेटरी थी ये विलियम वुंड के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी के साथ जो विलियम वुंड है उनके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। अब ये जो विलियम वुंड थे ये कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को स्टडी करना चाहते थे और माइंड के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे उन्हें एनालाइज करना चाहते थे। ठीक है, तो उस समय के दौरान जो भी मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने माइंड के स्ट्रक्चर को एनालाइज किया और माइंड के स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन का इस्तेमाल किया। अब जैसा कि मैंने अभी कहा कि इन सभी ने क्या किया, माइंड के स्ट्रक्चर को एनालाइज किया, उसको स्टडी किया। ठीक है, तो ये जो भी मनोवैज्ञानिक थे उन्हें क्या कहा गया, उन्हें स्ट्रक्चरलिस्ट कहा गया। और उन्होंने किस मेथड का इस्तेमाल किया, उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन का इस्तेमाल किया। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोस्पेक्शन की। तो जो इंट्रोस्पेक्शन है ये एक प्रोसेस है अपने अंदर झांकने का। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इंडिविजुअल को, मतलब कि जो सब्जेक्ट होता है जिस पर कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, हम उसे यह कहते हैं कि वो अपने जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उन्हें वो डिटेल में डिस्क्राइब करे। अब इस मेथड के थ्रू हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें जो रिजल्ट मिलते हैं, हम उन्हें वेरीफाई नहीं कर पाते क्योंकि हमें नहीं पता कि इंडिविजुअल ने अपने बारे में जो चीज़ें बताई हैं वो सही हैं या फिर गलत हैं। तो लेस साइंटिफिक होने की वजह से ये जो अप्रोच थी इसे रिजेक्ट कर दिया गया और आगे चलकर साइकोलॉजी में नए पर्सपेक्टिव इवॉल्व हुए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फंक्शनलिस्ट अप्रोच की। जो फंक्शनलिस्ट अप्रोच थी वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स के द्वारा डेवलप की गई थी। इस अप्रोच को ह्यूमन माइंड को स्टडी करने के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन इसमें उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पर फोकस करने के बजाय जो साइकोलॉजी है इसे यह चीज़ स्टडी करनी चाहिए कि जो माइंड है वो क्या करता है और जो बिहेवियर है वो कैसे फंक्शन करता है, कि जो लोग हैं वो अपने एनवायरनमेंट के साथ डील करें, मतलब कि कैसे हेल्प करता है उन्हें उनके एनवायरनमेंट के साथ डील करने में। ये तो हो गया फंक्शनलिस्ट अप्रोच के बारे में। अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो विलियम जेम्स है इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये वाली बुक उन्होंने 1890 में लिखी है, मतलब कि 1890 में उन्होंने बुक लिखी है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये वाली बुक लिखी गई है आपकी विलियम जेम्स के द्वारा। तो इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की। तो जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, इसके फाउंडर मैक्स वर्दमेयर को माना जाता है। इनका जो मेन फोकस रहता है वो रहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस। परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस का मतलब है कि हम कैसे किसी चीज़ को परसीव करते हैं, महसूस करते हैं, उसे अंडरस्टैंड करते हैं। इनके अनुसार जो एक्सपीरियंस होते हैं वो होलिस्टिक होते हैं, गेस्टाल्ट होते हैं। मतलब कि इनके अनुसार यदि हमें किसी चीज़ को समझना है तो हमें क्या करना है, उसके जो पार्ट्स हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उन पर फोकस ना करने की बजाय उस चीज़ को एज अ होल हमें समझना चाहिए। क्योंकि जो परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं उन कंपोनेंट्स की परसेप्शन से। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इनके अनुसार क्या है, जो एक्सपीरियंस होते हैं वो कैसे होते हैं, हॉलिस्टिक होते हैं, गेस्टाल्ट होते हैं। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेस्टाल्ट का मीनिंग क्या होता है। तो जो गेस्टाल्ट है उसका मतलब होता है एज अ होल। इसी के साथ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कोहलर है और जो कोफका है वो किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो कोहलर और कोफका हैं ये दोनों आपके गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बिहेवियरिज्म की। तो जो जॉन वॉटसन थे उन्हें फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है। उनका मानना था कि जो माइंड है हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और जो इंट्रोस्पेक्शन है वो सब्जेक्टिव है क्योंकि उसके रिजल्ट को हम वेरीफाई नहीं कर सकते। तो उनका मानना था कि जो साइंटिफिक साइकोलॉजी है इसे उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए जिसे कि हम ऑब्जर्व कर सकें और वेरीफाई कर सकें। तो उन्होंने साइकोलॉजी को डिफाइन किया कि साइकोलॉजी ऐसे बिहेवियर और रिस्पॉन्सेस की स्टडी है जिन्हें कि हम मेज़र कर सकें और जिन्हें कि हम ऑब्जेक्टिवली स्टडी कर सकें। अब यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है। तो ये आपको पता लग गया कि जो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है वो है आपके जॉन वॉटसन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किसने साइकोलॉजी को एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर के रूप में डिफाइन किया है। तो ये भी किया है आपके जॉन वॉटसन के द्वारा। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। इसी के साथ इवान पेवलोव, थॉर्नडाइक, बीएफ स्किनर ये सभी बिहेवियरिस्ट हैं। मतलब कि ये सभी बिहेवियरिस्टिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे साइकोएनालिसिस की। जो साइकोएनालिसिस है इसे सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा डेवलप किया गया। इसे उन्होंने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को समझने के लिए, उन्हें क्योर करने के लिए डेवलप किया। जो सिगमंड फ्रॉयड थे उनके ह्यूमन नेचर को लेके काफ़ी ज़्यादा रेडिकल व्यू रहे। उनका मानना था कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो डायनामिक मैनिफेस्टेशन है उनके अनकॉन्शियस डिज़ायर्स की और कॉन्फ्लिक्ट्स की। इनके अनुसार जो ह्यूमन बीइंग है वो उनकी जो अनकॉन्शियस डिज़ायर होती है प्लेजर को गेन करने की, उनसे वो मोटिवेटेड होते हैं। मतलब कि उनका मानना था कि ह्यूमन के जो अनकॉन्शियस डिज़ायर है किसी चीज़ को गेन करने के, प्लेजर को गेन करने के, वो उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है। और ज़्यादातर उन्होंने ये जो डिज़ायर थे ये सेक्सुअल डिज़ायर के साथ रिलेट किए, और इस चीज़ के लिए उनका काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी हुई है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ह्यूमनिज्म की। तो जो कार्ल रॉजर और अब्राहम मैस्लो जैसे ह्यूमनिस्ट थे उन्होंने ह्यूमन की फ्री विल पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। उनका मानना था कि जब हम ह्यूमन को फ्री छोड़ देंगे, मतलब कि उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, वो बिल्कुल फ्रीडम में होगा, पूरी तरह से फ्री होगा, तो तब वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा और अपने इनर पोटेंशियल को वो अनफोल्ड कर पाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कोग्निटिव पर्सपेक्टिव की। तो हमारे पास जो गेस्टल्ट अप्रोच और जो स्ट्रक्चरलिज्म था उन दोनों को आपस में मिला के कंबाइंड करके हमारे पास कोग्निटिव पर्सपेक्टिव की डेवलपमेंट हुई। जो कोग्निटिव पर्सपेक्टिव है ये इस चीज़ पे फोकस करता है कि हम दुनिया के बारे में कैसे जानते हैं, मतलब कि हम कैसे इस वर्ल्ड को जानते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है जानना कि कोग्निशन क्या होती है। जो कोग्निशन है ये एक प्रोसेस है जानने का। इसमें आपके पास थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, परसीविंग, मेमोराइजिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मतलब कि जो भी चीज़ें माइंड से जुड़ी हुई हैं और जो हमें अपने एनवायरनमेंट के साथ डील करने में हेल्प करती है वो सारी आपकी कोग्निशन में आ जाती हैं। तो अब हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है वो किसके द्वारा डेवलप किए गए हैं। तो जो स्ट्रक्चरलिज्म है इसे विलियम वुंट के द्वारा
जो फंक्शनलिज्म है इसे विलियम जेम्स के द्वारा, और जो बिहेवियरिज्म है इसे जॉन वॉटसन के द्वारा, और जो ह्यूमनिस्टिक है इसे अब्राहम मैस्लो के द्वारा, और जो साइको एनालिसिस है इसे सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा डेवलप किया गया है। इसी के साथ जो आपका गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? वो डेवलप किया गया है मैक्स वर्दमेर के द्वारा। इसी के साथ आज की वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि जो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है वो कौन है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।